जनाब लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 1 ख़त्म किया था और आज हमने फैसला ये किया है कि हम अपना फ्रेश चैप्टर शुरू करेंगे और दैट इज़ चैप्टर नंबर 5। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड पहले उसका, फिर उसकी बाकी बातें होंगी। तो बैकग्राउंड ये है कि चैप्टर नंबर 5 का नाम है एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर 1 और 2 की तरह बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और इसमें इम्तिहान में 10 से 12 मार्क्स का सवाल आता है। जो मैं हर चैप्टर से पहले आपको ये बात बताता हूँ, तो ये इस तरह बताता हूँ कि बोर्ड ऑफ कराची, इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की तरफ से हमें पेपर की जो पैटर्न दिया जाता है उसमें ये बताया जाता है कि जो पेपर बनाया जाएगा तो हर चैप्टर में से कितने मार्क्स का कंट्रीब्यूशन होगा, विच इज़ नॉट वेरी शार्प। जैसे मैंने कहा 10 to 12, ये वही वर्डिंग है जो बोर्ड ऑफिस के सर्कुलर में है कि कम से कम 10 मार्क्स होंगे इस चैप्टर से और ज़्यादा ज़्यादा 12 होंगे। तो और ये एमसीक्यूज शॉर्ट लॉन्ग सब इंक्लूडेड होगा इसमें। और अब जैसे मैंने कहा छोटा और आसान है, वो तो फैसला आप ही करेंगे। अहम बात, इट्स ऑल अबाउट रिएक्शन। अभी तो पढ़ के आए केमिकल स्टीचियोमेट्री में भी, और हमें ये पता है कि केमिकल रिएक्शंस जो हैं उसमें जो चीज़ें हिस्सा लेती हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, हम उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं। और जो चीज़ें बनती हैं, चाहे वो एक हो या एक से ज़्यादा, उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं। जब हम रिएक्शंस को रिपोर्ट करते हैं केमिकल इक्वेशंस की मदद से करते हैं, जिसमें हम रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड पर और प्रोडक्ट को राइट साइड पे लिखते हैं और बीच में एरो लगाते हैं। ये सब केमिकल स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स में हुआ है, हमें इक्वेशंस गिवन होती थी तो हमने देखी हो। अभी एक सवाल जहन में आता है और वो ये है कि आखिर हम रिएक्शंस क्यों करवाते हैं? हम से मुराद, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शन से इंटरैक्ट होते हैं। इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस करवाए जाते हैं। तो और फिर इसी तरह बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस हैं जो कि केमिकल रिएक्शंस हैं। सबकी तफसील में थोड़ी-थोड़ी बताता हूँ अभी। द पॉइंट इज़, अगर कोई ये सवाल करे कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ऑल दोज़ रिएक्शन, नेचुरल रिएक्शंस अगर हो रहे हैं, उनसे क्या फ़ायदा है? हम जो रिएक्शंस करवा रहे हैं कमर्शियल बेसिस पर और अपनी रूटीन लाइफ में, तो उनसे हमें क्या फ़ायदा है? तो एक इमीडिएट आंसर जो बच्चों के पास इस सवाल का जो होता है वो ये है कि सर, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट्स, ये जो रिएक्शंस में हम नई-नई चीज़ें बना लेते हैं ना, तो हम इन चीज़ों को बनाने के लिए रिएक्शन कर रहे हैं। द प्रोडक्ट्स आर आवर एसेट, ये है जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात फिर आपके कान में डालता हूँ। दुनिया में रोज़ाना नेचुरल या आर्टिफ़िशियल, घरों में या इंडस्ट्रीज़ में जितने भी रिएक्शंस होते हैं, उनमें 70% से ज़्यादा 70% से ज़्यादा रिएक्शंस ऐसे हैं जिनका प्रोडक्ट हम फेंक देते हैं, जिनका प्रोडक्ट हम फेंक देते हैं। इसका मतलब हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए। अरे बाबा, जब आप फेंक देते हैं तो फिर वो रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं? है कि नहीं हैरत अंगेज़ बात? तकरीबन 25 से 30% रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें हम प्रोडक्ट को बड़े एहतियात से संभाल के रखते हैं कि रिएक्शन उस प्रोडक्ट के लिए करवाया था। इसका मतलब है कि यस, प्रोडक्ट बनाने के लिए रिएक्शन करवाए जाते हैं, लेकिन ये रिएक्शंस का नंबर 1 यूज़ नहीं है, ये नंबर 2 यूज़ है। नंबर 1 कुछ और है, क्योंकि हम तो 70% रिएक्शंस में प्रोडक्ट ही फेंक रहे हैं। तो फिर वो मकसद क्या है? तो वो मकसद है जिसके लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, और वो है एनर्जी। लफ्ज़ एनर्जेटिक्स का मतलब है एनर्जी चेंजेस।
इसका मतलब ये कहना चाहते हैं हम कि तमाम केमिकल रिएक्शंस में 2 चीज़ें चेंज होती हैं। एक जो आपको नज़र आ रही है और जिसका सबको पता था कि रिएक्टेंट अपने आप को चेंज करके प्रोडक्ट बनाते हैं, और दूसरी एनर्जी चेंज होती है। और चेंज में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों आता है, ये ज़हन में रखिएगा। तो हर केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी की चेंजेस होती हैं, या एनर्जी इंक्रीज़ होती है या डिक्रीज़ होती है, अभी फ़िलहाल ऐसे कह लेते हैं। So there are always two changes associated with a chemical reaction. One, the nature of reactant changes to product. We get new substance with new properties and energy changes. और energy इतनी अहम चीज है कि हम दुनिया में रोजाना जो रिएक्शंस करवाते हैं, अब में हम जो करवाते हैं खुद इंसान, वो भी, और जो खुद ब खुद नेचुरली वो भी, उन सब में हमारा बड़ा मकसद होता है एनर्जी हासिल करना, प्रोडक्ट नहीं होता, को तो फेंक देते हैं, हम कहते हैं एनर्जी मिलती है उन रिएक्शन से। सो एनर्जी का हासिल करना केमिकल रिएक्शन का नंबर वन इस्तेमाल है, नंबर वन यूज है। और प्रोडक्ट अगर इस तरह किसी रिएक्शन काम की चीज भी बन रही है तो यस, वो भी है अपनी जगह, लेकिन उसका नंबर टू है। तो इस चैप्टर में इसीलिए हम उस नंबर वन यूज के बारे में पढ़ रहे हैं कि एनर्जी चेंजेस का से क्या मुराद है, केमिकल रिएक्शन से हमें एनर्जी से मिल सकती है, ये सब क्या हिसाब किताब, सब इस चैप्टर में आएगा। अब मैं पहले एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको कि मैंने क्यों कहा, यानी दिल में नहीं आ रही होगी ना, चलो ठीक है एनर्जी मिलती है, प्रोडक्ट फेंकने की क्या जरूरत है, वो भी रख लें, मतलब बच्चे हैं ना। तो मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैंने ये बात क्यों कही। रोजाना दुनिया के हर इंसान, एवरी पर्सन, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहता है, उसके लिए एक रिएक्शन लाजमी हो रहा है। अभी पहले मैं उन रिएक्शंस की बात कर रहा हूं जो इंसान करवा रहे हैं, नेचुरल की नहीं, नेचुरल दूसरे नंबर पे बताऊंगा। तो और वो क्या है, उसके लिए लाजमी तौर पर फ्यूल जलता है। अब वो फ्यूल उसके घर में मौजूद सुई गैस का जलना हो जिस पे खाना पकाया जा रहा है। अब आप कहें गरीब लोगों के घर में सुई गैस नहीं है, तो भाई वो लकड़ियां जला के कोयले पे पका रहे होंगे तो भी फ्यूल है। वो मट्टी के तेल का चूल्हा जला रहे हैं तो भी फ्यूल है। ठीक है ना। तो बगैर फ्यूल खर्च किए खाना पक नहीं सकता। अमीर है या गरीब, खरीद के खा रहा है या खुद पका के खा रहा है, उसका खाना किसी ना किसी फ्यूल पर जलाया गया है। इसी तरह दुनिया भर में रोजाना लोग सफर कर रहे हैं, अब चाहे वो सफर अपनी सवारी पे कर रहे हैं या से बाइक, हर सवारी में फ्यूल जलता है, मोटरसाइकिल में भी पेट्रोल जलता है, रक्षा हो, गाड़ी हो, बस हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर एक में फ्यूल जल रहा है। किसी में सीएनजी, किसी में पेट्रोल, किसी में डीजल, किसी में मट्टी का तेल, ये सब फ्यूल है। ये फ्यूल हर गाड़ी में जलते हैं। अब जरा सोचिए, अब गाड़ी के इंजन में क्या हो रहा है वो तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन घर के किचन में क्या हो रहा है ये तो आप सब देख सकते हैं। चूल्हा जलाते हैं, उसमें से गैस निकलती है। आप लाइटर से या मैच स्टिक से उसे इग्नाइट करते हैं, एकदम से चूल्हे में आग लग जाती है। ये जो रिएक्शन होता है, अगर मैं आपकी मालूमात में थोड़ा इजाफा करूं, तो जो गैस निकलती है जिसे आप सुई गैस कहते हैं, इसमें मेनली मीथेन एक गैस होती है। जैसे ही ये गैस निकलती है तो ये आपके किचन में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। जी हाँ, जब भी आप घर का चूल्हा जलाते हैं कुछ भी पकाने के लिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनता है उस गैस के जलने से। क्या आपने कभी किसी के घर में देखा या अपने घर में नोटिस किया कि हमने इस बात का इंतजाम किया हो कि चूल्हे में आग लगने से जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन रहा है उसे जमा कर लें, खासतौर पर पानी को। महंगा है आजकल तो वैसी किल्लत है उसकी, नो, कहीं भी दुनिया में ये इंतजाम नहीं है। बल्कि हम किचन में तो खास तौर पर वेंटिलेटर का इंतजाम रखते हैं, वेंटिलेशन का इंतजाम रखते हैं, वेंटिलेटर कह रहा हूँ, वेंटिलेशन का इंतजाम रखते हैं। कोई ऐसा खिड़की खुली ताकि सारा जो धुआं बन रहा है उसे प्रॉपर तरीके से बाहर निकाला जाए। कोई जमा नहीं कर रहा, सब बाहर फेंक रहा है। तो जो उस रिएक्शन के नतीजे में गैस बन रही है और पानी के वेपर्स बन रहे हैं उसे हम फेंक देते हैं।
सेम इसी तरह गाड़ी के इंजन में चाहे हम सीएनजी यूज करें, पेट्रोल यूज करें या कोई और फ्यूल यूज करें, जब वो जलता है तो उसके नतीजे में भी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के वेपर्स बनते हैं, जो गाड़ी के एग्जॉस्ट फ्यूम्स की सूरत में उसके साइलेंसर से बाहर निकल रहे होते हैं। हर गाड़ी में से निकल रहे होते हैं। कोई ये नहीं करता कि साइलेंसर के सामने खड़ा हो जाए, स्टीम बात मिल जाए, स्टीम निकल रही हो, नो, सब फेंक देते हैं। तो ये वो रिएक्शन है जो क्वांटिटी के एतबार से रोजाना पूरी दुनिया में हो रहा है, और दुनिया का कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि 24 घंटे गुजर गए और उसके लिए फ्यूल नहीं जला हो। सवाल ही पैदा नहीं होता। खाएगा पिएगा। और ट्रैवलिंग का मतलब अब जाहिर सी बात है, या तो वो ट्रैवल कर रहा है या वो जिन चीजों को इस्तेमाल कर रहा है वो किसी ने ट्रैवल करके उस तक पहुंचाई है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबके लिए फ्यूल जल रहा है, इतना हो रहा ही है। और इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट फेंक देते हैं। तो फिर किस लिए कराते हैं ये रिएक्शन? एनर्जी के लिए। चूल्हा जलता है तो उससे जो हीट बनती है उससे खाना पक रहा है। गाड़ी के इंजन में जो हीट बनती है उससे हमारी गाड़ी का इंजन चलता है। अब जो मैकेनिज्म है जो नहीं है वो तो जाहिर सी बात है, अभी आपने नहीं पढ़ा, आपको नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है कि जब तक फ्यूल जल रहा है गाड़ी चल रही है। और फिर अगर मैं और आगे बढ़ जाऊं तो इंडस्ट्री, बहुत सारी या तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज में फ्यूल जलता है और उसके नतीजे में उस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में काम हो रहा है। जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उसमें बिजली बनाने के लिए उनका अपना रिसोर्स होगा, और वो बिजली बनती है फ्यूल की मदद से। और हर एक में हम प्रोडक्ट फेंक रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि रिएक्शंस का सबसे बड़ा इस्तेमाल है एनर्जी का हासिल करना। अब अगर मैं नेचुरल प्रोसेस पर आ जाऊं तो वो नेचुरल प्रोसेस हर इंसान का सांस लेना है। जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा से ऑक्सीजन अपने लंग्स के जरिए जिस्म में, ब्लड में दाखिल करते हैं। जो खाना हमने खाया है वो हमारा फ्यूल है। उस खाने का एक कंपोनेंट है जिसको आप कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। उन कार्बोहाइड्रेट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लूकोज, ये हमारा पेट्रोल है। ग्लूकोज समझिए, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के ग्लूकोज से रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। क्या करते हैं हम उसका? दोनों चीजें जिस्म से निकाल देते हैं। तो फिर फायदा इसका क्या हुआ? हर सांस से जो ये रिएक्शन हो रहा है उससे जो एनर्जी मिलती है उससे हमारी बॉडी के काम होते हैं। इसका मतलब है केमिकल रिएक्शंस का सबसे बड़ा इस्तेमाल है एनर्जी, और हम उसी के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ये बैकग्राउंड जानना जरूरी है ताकि आपको समझ में आ सके हाउ इम्पोर्टेंट दिस इज। अब आते हैं आगे। कोई रिएक्शन दुनिया में ऐसा नहीं है, नॉट ए सिंगल वन, जिसके बारे में आप ये कह दें कि नहीं सर, इसमें रिएक्टर ने प्रोडक्ट बनाया लेकिन एनर्जी चेंज नहीं हुई सर, इत्तेफाक देखें ये एक, नो, इम्पॉसिबल। सो दुनिया में जितने भी रिएक्शन हैं एनर्जी चेंज के एतबार से उनके दो हिस्से कर दिए। आधे रिएक्शन वो हैं जिनके नतीजे में एनर्जी हासिल होती है हीट की फॉर्म में, और आधे वो हैं जिन्हें हम एनर्जी देते हैं किसी भी फॉर्म में, हीट की फॉर्म में दें, किसी भी फॉर्म। तो इसका मतलब है हम रिएक्शंस की दो कैटेगरीज बना सकते हैं, एक वो जिनके दौरान एनर्जी इवॉल्व होती है और एक वो जिनके दौरान एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। ये बात जहन में रहे, एनर्जी की जो कॉमन शक्लें केमिकल रिएक्शंस के साथ एसोसिएट हैं वो हीट एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिसिटी है, और वो लाइट है। यानी रिएक्शंस एनर्जी जब हासिल करेंगे तो इन तीनों शक्लों में हासिल कर सकते हैं, जब एनर्जी देंगे तो इन तीनों शक्लों में दे सकते हैं। इस चैप्टर में हम एनर्जी की जिस फॉर्म को फोकस कर रहे हैं वो है इन तीनों में सबसे कॉमन, और वो है हीट। तो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्या कर रहे हैं? रिएक्शंस के दो हिस्से कर रहे हैं। आधे रिएक्शन वो हैं जिनके दौरान हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और आधे वो हैं जिनके दौरान हीट एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। इनको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये नाम भी एकदम से याद आएगा क्योंकि 9th में बहरहाल पढ़ा था, तो वैसे तो याद नहीं आता, लेकिन जब कोई सामने दोहराता है तो फिर क्लिक करता, हाँ ऐसी कोई बात सुनी थी। ये मैं फिर रिपीट कर दूं, कोई ये कह दे कि सर ये रिएक्शन है एक्सो है नो एंडो है, सवाल ही पैदा नहीं होता। सो अगर दुनिया में 1 लाख रिएक्शन है तो समझिए आधे एक्सोथर्मिक है, आधे एंडोथर्मिक। एनर्जी लाजमी तौर पर चेंज होगी। तो हम अब सबसे पहले यही दोनों टर्म्स आपके सामने एक्सप्लेन करते हैं, फिर कोई बात और की जाएगी।
तो एक बनाते हैं जनाब कॉलम, जिसमें लिखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और एक तरफ लिखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो जनाब एक्सो निकला है लफ्ज एग्जिट से, जिसका मतलब है आउटसाइड, और थर्म का मतलब है हीट। इसी तरह एंडो निकला है लफ्ज एंटर से, तो ये हुआ इनसाइड, और थर्म तो चलो वही हो गया। तो अब हम इसे डिफाइन करेंगे इस तरह की रिएक्शंस ड्यूरिंग विच heat is evolved are called exothermic reactions। रिएक्शंस, और अब अगर मैं एंडो में इसका काउंटर पार्ट लिखूं तो वो होंगे रिएक्शंस ड्यूरिंग विच heat is absorbed are called endothermic reactions। तो जनाब हमने आपसे कहा कि एक टाइप है रिएक्शंस की वो जो जब किए जाएं तो उनके साथ साथ हीट एनर्जी बनती है, और एक है वो जो उस वक्त तक नहीं होंगे जब तक आप उन्हें हीट एनर्जी देना। तो एक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, एक हीट एनर्जी इवॉल्व करते हैं या इमिट करते हैं। इस तरह एक एक्सो एक एंडो। अच्छा, अब इसका एक और पहलू, अगर किसी रिएक्शन को हम कहें कि वो एक्सोथर्मिक है, इसका मतलब है जैसे ही वो रिएक्शन करवाया जाएगा तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और साथ साथ हीट बनेगी। अरे बाबा, हीट बनेगी तो वो जगह गर्म हो जाएगी, उस जगह पर जहां आप रिएक्शन करा रहे हैं टेम्परेचर एकदम से राइज हो जाएगा। तो दूसरा कैरेक्टर हम इस एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या लिख सकते हैं? ड्यूरिंग exothermic reactions temperature increases। और ऑब्वियसली एंडोथर्मिक में लिखेंगे ड्यूरिंग एंडोथर्मिक रिएक्शंस टेम्परेचर डिक्रीजेस। यानी जहां एंडोथर्मिक रिएक्शन हो रहा होता है एकदम ठंडक पैदा हो जाती। अरे बाब, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, हालात अब ऐसे हो गए कि जब हम क्लास में पढ़ाते थे तो हम ये कहते थे कि साइंस जो है वो करके देखी जाए तब मजा है, बजाय इससे कि इतनी तरक्की होती कि हम इस तरह पढ़ाते के साथ साथ करवाएं भी सही। हम क्लास की टीचिंग से भी गए, सिर्फ आवाजें सुन सुन के काम चला रहे हैं। बहरहाल, साइंस के हर टॉपिक में मैंने आपसे कहा मजा
तभी आता है जब वो की जाए। अनफॉर्च्यूनेटली बहुत सारे मसाइल की वजह से कहीं भी हम इंटर की बेस क्लासेस तक, चाहे वो पाकिस्तान हो या कोई और कंट्री हो, हम केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स को बच्चों के साथ मिलकर करवाने से ज़रा एहतियात करते हैं। ज़ाहिर सी बात है, इसमें एक फैक्टर आता है रिस्क और सेफ्टी सिक्योरिटी का भी। तो हम एक आधे बच्चे को बिठाकर तो सामने करवा सकते हैं, लेकिन एक पूरी क्लास के बच्चों को कंट्रोल करना ऐसे रिएक्शंस में ज़रा मुश्किल होता है। इसलिए इनडायरेक्टली यही कह सकते हैं कि यूट्यूब पे कोई वीडियो देखें तो शायद आपको यकीन आए, और इंशाल्लाह कभी प्रैक्टिकल्स में हल्के-फुल्के तरीके से आप इस बात को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। किस बात को? जो यहाँ लिखा है, ये मैंने लिख दिया, आपने भी उतार लिया या देख लिया, आपको नहीं एहसास हुआ ये क्या है? अगर ये सब कुछ जो इस वक़्त लिखा हुआ है, कभी आपने ज़िंदगी में खुद किया, उस दिन रात को नींद नहीं आएगी आपको। जिन्होंने ये सब लिखा है ना, उन्हें नहीं आई थी। ये कैसी बातें कर रहे हैं सर? मैं आपको एक थोड़ी-सी कोशिश करता हूँ कि वो कैफ़ियत डिलीवर कर सकूँ। एक केमिकल है, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। मेरा ख़्याल है सबने नाम सुना होगा, H2SO4 जिसका फ़ॉर्मूला होता है। बड़ा खतरनाक केमिकल है। उसको हम केमिस्ट्री के लैब में ना फ्रिज में रखते हैं। नॉर्मल नहीं उसमें रखते, उसको रखते हैं फ्रिज में। अच्छा, अब ये फ्रिज का मतलब है रेफ्रिजरेटर, और सबके घरों में है, तो मैं सिर्फ़ बता दूँ कि नॉर्मल रेफ्रिजरेटर के 3 हिस्से होते हैं। एक कहलाता है रेफ्रिजरेटर, एक कहलाता है फ्रीज़र और एक कहलाता है डीप फ्रीज़र। इसमें जो ये रेफ्रिजरेटर होता है ना, इसका टेम्परेचर 5 डिग्री होता है। इसमें हम पानी को या चीज़ों को ठंडा करने के लिए रखते हैं, फ्रीज़ करने के लिए नहीं। तो हम इसे रेफ्रिजरेटर वाले पोर्शन में रखते हैं, जिसका कितना टेम्परेचर है, 5 डिग्री। उसमें पानी भी रखा हुआ है, उसका कितना टेम्परेचर होगा, 5 डिग्री। तो अब जो बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि इमेजिन कीजिए, आप एक लैब में जाते हैं, फ्रिज से, रेफ्रिजरेटर से आप एक बॉटल निकालते हैं, और वो बॉटल है सल्फ्यूरिक एसिड की, एंड इट इज एट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रिज से निकाली है आपने। तो अब मैं ये तो नहीं कहूंगा इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड की उंगली डालें तो तेजाब खतरनाक है, हाथ जल जाएगा बुरी तरह। लेकिन आप बॉटल के बाहर हाथ लगाकर इस बात को कंफर्म कर सकते हैं कि बॉटल ठंडी है, 5 डिग्री पे है। और थर्मामीटर बेशक आप सल्फ्यूरिक एसिड में डालकर और कंफर्म कर लें, द टेम्परेचर ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर इसके बाद आप एक बीकर में पानी भी ले सकते हैं, और वो भी उसी फ्रिज से निकाला हुआ है, वाटर। और तो इसका भी टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है। अब आपकी फिजिक्स, आपकी नॉर्मल साइंस क्या कहती है? इफ आई ऐड ए लिक्विड ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू अनदर लिक्विड ऑफ 5 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट वुड बी द फाइनल टेम्परेचर? सर 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठंडे में ठंडा डालेंगे तो ठंडा ही होगा ना भाई। हाँ, एक का टेम्परेचर ज्यादा हो, एक का कम हो, तो वो फिजिक्स में पढ़ते थे, हीट ट्रेवल फ्रॉम हॉट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ऐसे ही ना। तो दोनों 5 डिग्री हैं। यहाँ से मैंने कहा नींदें उड़ने वाली बात, ये तो मैं बता रहा हूँ ना, तो आप तो मजाक भी समझ सकते हैं, आप यहाँ ये झूठ लंबी लंबी फेंक रहे हैं। जिंदगी में जिस दिन आप इस काबिल हुए ना कि ये काम खुद करें, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। मैं उन लोगों में हूँ। तो अब मैंने क्या किया कि इस पानी वाले बीकर में जो 5 डिग्री सेंटीग्रेड था, उसमें ये सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल दिया। जैसे ही ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सल्फ्यूरिक एसिड 5 डिग्री सेंटीग्रेड पानी में गया, ये पानी इतना गर्म हो जाएगा कि आप हाथ नहीं लगा सकेंगे। द टेम्परेचर राइसेस टू अबाउट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर फर्ज करें इस बीकर को किसी बच्चे ने हाथ से पकड़ा हुआ है ना, वो पकड़ नहीं पाएगा, फौरन रख देगा कहीं, ओह ये तो गर्म क्यों हो गया। ठंडी में ठंडी चीज डाली है और एकदम से वो गर्म हो गई। तो साइंस केमिस्ट्री ने कहा कि बिकॉज सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, इट इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड हीट प्रोड्यूसेस। तो आपका अभी तक तो नहीं आ रही थी ना फीलिंग, अब आएगी सर, लेकिन ठंडी चीज में से हीट कैसे निकल आई? सोचे ना, ये है वो बात जो हमें परेशान कर रही है। तमाम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में जो दो चीजें रिएक्शन करती हैं, वो ये तो मैंने खास तौर पर ठंडा ले लिया ताकि आपको और ज्यादा एक्साइट करूं। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं तो रूम टेम्परेचर, आजकल तो है भी थोड़ी सर्दी, 25 डिग्री सेंटीग्रेड कह लें,
25 डिग्री सेंटीग्रेड वाला सल्फ्यूरिक एसिड 25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पानी में डालूंगा तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर 25 ही रहेगा, लेकिन इन रियलिटी कभी आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर शूट्स टू 50 और 60 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां से आ गई वो हीट भाई? ये है असल क्वेश्चन, हीट कैसे आ गई? क्या रिएक्शन हीट बना देते हैं? तो एकदम से क्लिक करेगा साइंस का बेसिक प्रिंसिपल जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसके मुताबिक एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बना नहीं सकते आप। तो भाई जब बना नहीं सकते तो कहां से आ गई एनर्जी? आपकी तो दोनों चीजों का टेम्परेचर इतना कम था, हीट कैसे आ गई? दिस इज व्हाट आई कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड दैट इज द क्वेश्चन, कहां से आई हीट? जब एनर्जी बन ही नहीं सकती तो कहां से आ गई? और इसका रिवर्स क्या है? आप केमिकल चेंज कर दीजिए, आप नॉर्मल पानी लीजिए और गर्मियों के दिनों में कराची में नलके का पानी लिया, उसका टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक केमिकल है सॉलिड, वो है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, वो इसमें डाल दें। जैसे ही अमोनियम क्लोराइड पानी में गया, इसका टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होकर तकरीबन 15 से 20 डिग्री हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड नहीं, बर्फ पानी में डाल दी है, एकदम से ठंडा हो गया। भाई बर्फ डालते हैं और पानी ठंडा हो जाता है तो सेंस बनता है ना, बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, लेकिन ये अमोनियम क्लोराइड भी उसी टेम्परेचर पर है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जब दो 35 डिग्री सेंटीग्रेड वाली चीजें मिली हैं, एकदम से टेम्परेचर कम हो गया, तो आप हैरान होंगे ना, परेशान हो, कहाँ गई हीट? अब आप कहेंगे कहाँ गई हीट? दोनों गर्म थे तकरीबन 35 एकदम से ठंडे हुए तो उनकी हीट कहाँ गई? तो एंडो में आप पूछ रहे हैं हीट कहाँ गई, हाउ टेम्परेचर ड्रॉप्स और व्हाई टेम्परेचर ड्रॉप्स, और एक्सो में पूछ रहे हैं हीट आई कहाँ से, कैसे टेम्परेचर राइज हो गया। So this is what the question is about this chapter. So this is all about the chapter. ये इस चैप्टर का टॉपिक है, ये इस चैप्टर की पूरी समरी है जो मैंने आपके सामने कोशिश की है जबानी सिर्फ समझा सकूं। और अगर मेरी बातें याद रहें तो जिस दिन इंशाअल्लाह ताला सब चीजें ओपन होंगी और आप केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे और रिएक्शंस करेंगे, तो जैसे मैंने कहा, देयर इज नो सिंगल रिएक्शन जिसमें हीट का चेंज ना हो। जो भी रिएक्शन आप लैब में जाके कराएंगे, या तो वो ठंडक पैदा करेगा या वो हीट पैदा करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना करे, तो फिर वो रिएक्शन ही नहीं है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। हम ये जो अभी एक्सो एंडो के 2 पॉइंट्स लिखे हैं, अभी और भी लिखने हैं, लेकिन अब हमें इस चैप्टर का टॉपिक पता चल गया। दिस इज ऑल अबाउट द हीट चेंजेस और एनर्जी चेंजेस इन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। सो हमें बताना है हाउ दिस टेक्स प्लेस, क्या इसका साइंटिफिक रीजन है, हमें कैसे पता चला, उसके बारे में सारी बातें अब इस चैप्टर से करेंगे। तो यहाँ से इंशाल्लाह अब हम इसे कंटिन्यू करेंगे। ये एक ही स्लाइड थी बहरहाल, साथ में ये भी जो मैंने एक्सप्लेन करने के लिए की थी आपसे शेयर कर ली जाएगी, और यहाँ से इंशाल्लाह अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।